विजय कृष्ण जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके बनारस से सांसद हैं, प्रोफेसर संजय कुमार कह रहे हैं कि वो थक गए हैं। सर, इतना काम क्यों करवा लेते हैं आप लोग कि वो थक जाते हैं? झूठ बोलना कोई आसान काम नहीं है और बार-बार झूठ बोलना वो और बड़ी मेहनत का काम है। तो इतना ज़्यादा झूठ बुलवाने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है आप लोगों को? उनसे कहिए कि थोड़ा सच भी बोल लिया करें, मेहनत कम लगेगी। सर, ये जो अभी नया सीन बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसकी बात अभी हम और जिसकी अभी अभिषेक जी भी चर्चा कर रहे थे, अब जो हालात बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर सीटें चली जाती हैं, तो फिर आप उस कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? धन्यवाद आरपी भाई। देखिए, 2-3 चीजों को समझने की हम लोगों को जरूरत है, और मैं राकेश भाई ने जो अपनी बात शुरू की वहीं से मैं बात शुरू करूंगा कि आरएसएस और बीजेपी का जहां तक सवाल है, तो मेरा अपना मानना है कि आरएसएस कोई अपयश अपने पे नहीं लेना चाहती है। तो जो संभावनाएं आगे दिखाई दे रही हैं, आप देखिएगा कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, जब जहां ये भाजपा की स्थिति थोड़ा डामाडोल होगी, तो साहब आरएसएस के लोग अब बीजेपी नरेंद्र मोदी से बहुत अंदर अंदर नाराज हैं, अब की बार वो शिथिल हो गए हैं। ये सब हमने कई चुनावों में देखा है। जब बीजेपी हारती है तो ये पूरी तरह से परसेप्शन ये क्रिएट किया जाता है कि आरएसएस बहुत नाराज हो गई थी और वो चुपचाप घरों में बैठ गए उसके स्वयं से। जीतने के बाद होता है कि आरएसएस पूरे जोर शोर से लग गई है। तो वो ये जो उनका जो आपने जिधर इंगित किया कि जो उनका सर्वे आया है, देखिए आरएसएस के किसी सर्वे पर, किसी बात पर, उसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें लोगों के बीच में क्या भेजते हैं, उसके पीछे क्या सोचते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। और हर चीज इनकी सोची समझी होती है कि क्यों इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं। उसमें बहुत मतलब वो वही जानते हैं लोग कि किस लिए करते हैं। लेकिन 2 चीज है, अभी अभिषेक जी ने जिधर जिक्र किया कि कांग्रेस का संगठन सन 67 से ही गड़बड़ हो गया था, शायद अभिषेक जी ने कहा इस बात को। ये बात सही है कि कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी में लगातार इंदिरा जी के ही जमाने से जो जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष जो नॉमिनेट होने की प्रक्रिया शुरू हुई, पहले इलेक्शन होते थे कांग्रेस में हर जगह, धीरे धीरे उस चीजों में एरोजन शुरू होने लगा था। ये बात सही है। कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों पे अगर हम ध्यान दें तो 84 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, वो इंदिरा जी की शहादत पे इलेक्शन था, और राजीव गांधी संगठन पे ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने ब्लॉक स्तर से लेके और वो कमेटियों को बनाने के लेके उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। बाद में फिर वो उनकी डेथ के बाद जो है वो फिर गड़बड़ हो गया था। लेकिन 2014 के आते आते जो देश की राजनीतिक परिस्थिति बनी, और यूपीए 2 में ऐसा नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का काम जो है कहीं से 19 था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश में जो शानदार काम किए, जो कहते हैं कि आने वाला इतिहास याद करेगा, तो मैं भी उनकी उस बात से सहमत। लेकिन कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, कोलिजन गवर्नमेंट के बहुत सारे कंट्रडिक्शन, और गवर्नमेंट का नॉन परफॉर्मेंस, मतलब नॉन गवर्नेंस की जो इमेज बनी, उसके बाद जो कारपोरेट का पूरा खेल हुआ, देखिए उसमें खाली आरएसएस को मत जोड़िए, कारपोरेट ने नरेंद्र मोदी को फिर आगे किया उसमें से। और वो शुरू से, जब से वो मुख्यमंत्री हैं तब से वो कारपोरेट के बहुत चहेते हैं। तो उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए पूरे देश में जिस ढंग का एक नया परसेप्शन क्रिएट किया गया, आपको याद होगा कि गुजरात मॉडल की इतनी चर्चा थी, भगवान जाने कौन सा मॉडल है, कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे तो पूरे देश में गुजरात की तरह तरक्की हो जाएगी। और मीडिया के थ्रू, और मीडिया किसके थ्रू होता है, वो कारपोरेट के ही थ्रू होगा। मैंने तो पूरा जो परसेप्शन बना, उसके चलते मोदी जी बहुमत पाए। एक देखिए, आप देखते होंगे मीडिया में है कि प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत मोदी जी को कभी नहीं मिला है। प्रचंड बहुमत राजीव गांधी को मिला था, इंदिरा जी को मिलता था, नेहरू जी का भी प्रचंड बहुमत कहाँ से, सामान्य बहुमत मिला था उनको। मेरे ख्याल से 276 या 78 उनकी सीटें रही होंगी 2014 में। 19 के चुनाव में जो पाठक जी ने अभी कहा कि वो पुलवामा के साये में हुआ, अगर पुलवामा का साया न रहता तो शायद बहुमत नहीं मिलता बीजेपी को 2019 में भी।
अब उसके बाद की परिस्थितियों को देखिए, जो अभी जो प्रश्न आपने सवाल खड़ा किया कि संजय जी कह रहे थे कि मोदी जी क्यों इतने थके हुए लग रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो अब एक ही चीज को कहते 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 कितनी बार कहिएगा, अपना भी मन जब उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और जब थके हुए जो दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। जिस ढंग की चुनौती राहुल गांधी से आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी को मिल रही है, मैं फिर इन्वर्टेड कामा में बोला हूं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी को जिस ढंग से राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, और उस इतने जबरदस्त अटैक के बाद जो कर्नाटक के रिजल्ट आए और उसमें मोदी जी की पूरी प्रतिष्ठा को, उनकी पूरी ताकत को बीजेपी ने दांव पे लगाया। अगर इन सारी चीजों को देखिए, उसके बाद जो रिजल्ट आया तो चेहरे पे क्या भाव होगा। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, घटनाओं का जरा सीक्वेंस देखिए। राहुल जी की सदस्यता जाना, कर्नाटक के इलेक्शन का परिणाम, और अमेरिका में जो राहुल गांधी की यात्रा का जो सक्सेस है, जो उनकी डिलीवरी है, और जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल क्लास में, वहां की मीडिया में जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक स्टेट्समैन के रूप में हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका असर नहीं होगा मोदी पे? वो चेहरा थका हुआ नहीं दिखाई देगा? और जो सर्वे आ रहे हैं बाकी स्टेट में, और पाठक जी तो मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा डिटेल बताएंगे, मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट कांग्रेस के लिए होने जा रहा है, जो स्थितियां वहां की आ रही हैं। इवन राजस्थान से बीजेपी को कुछ उम्मीद थी, लेकिन इधर 3-4 महीने में राजस्थान में भी बहुत तेजी से पासा पलट रहा है। तो इन सारी चीजों का जो पूर्वानुमान लग रहा है, जब हमको आपको है तो उन लोगों को भी होगा जिनके पास सारी एजेंसीज है। और आरएसएस का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है, आरएसएस की नींद उड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस की आइडियोलॉजी पे तो ही राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं, और अब तो देखिए पूरे इंटरनेशनल डायस्पोरा पे जिस तरीके से अमेरिका में उन्होंने आरएसएस पे अटैक किया है, तो उसको वो लेके उनकी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि कल को अगर ये। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इन सारी परिस्थितियों के चलते जो अपोजिशन यूनिटी की बातें धीरे धीरे एक शक्ल लेती जा रही हैं, कल आपने सुना होगा उस बात को कि उसमें मुझे भी कभी कभी ये संदेह होता था कि अपोजिशन यूनिटी के नाम पे केसीआर का होगा, वाईएसआर का क्या होगा, लेकिन जो शायद 22 तारीख को वहां पे मीटिंग होने जा रही है, उसमें उन लोगों को निमंत्रण भी नहीं गया है। तो वो कांग्रेस मान के चल रही है कि आंध्र और तेलंगाना में हम अपना परफॉर्मेंस अपने बूते खुद अच्छा कर लेंगे। उसमें कांग्रेस को चुनौती वहां एसआर और केसीआर से है, न कि वहां बीजेपी से है। तो ये जो शक्ल लेती जा रही है यूपीए 2 की तरह ही, मतलब यूपीए की तरह, और ममता जी भी आ रही हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल भी उसमें, मतलब खाली पंजाब और दिल्ली की सीटों को लेके कुछ है, और लगभग 450 सीटों पर यह पता चला कि सहमति बन भी चुकी है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग कहा भी था कि हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं जी। ये चीजें जो शक्ल अख्तियार लेती जा रही हैं, तो जैसा कि यूपी में आपने कहा कि आरएसएस को ये है कि 40 सीटें, लेकिन अगर अपोजिशन यूनिटी हुई और एक शक्ल ले ली, जो कि पटना में जिन लोगों की जा रही है मीटिंग होने, तो उसके बाद तो पूरी तरह से स्थिति जो है इनके प्रतिकूल होने ही जा रही है। तो वो काहे नहीं चेहरा उदास होगा, वो देखे थका हुआ तो अभी महसूस कर लेंगे। अब वो 1 लाख कहें कि ये सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, ये तो कर्नाटक में भी वो बोल रहे थे, तो क्या रिजल्ट हुआ उसका? और वहां तो सबसे बड़ा कमल उन्होंने कार्ड चला बजरंग बली को लेके, वो भी फेल कर गया। तो जो आरएसएस का जो ऑब्जर्वर में भी रिपोर्ट आई है कि केवल मोदी जी की लोकप्रियता और हिंदुत्व का एजेंडा भी नहीं चलेगा, तो वो ये कर्नाटक ने उनको लेसन दिया। और रही किसी पब्लिक के लिए प्रोग्राम की, तो जितने प्रोग्राम उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाए थे अपने मैनिफेस्टो, वो तो सब फ्लॉप, उनको कुछ किया नहीं उन्होंने। तो अब कौन सी नई चीज लाएंगे? तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन के, मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत की और अपोजिशन यूनिटी के रूप में वो शक्ल लेती जा रही है,
तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक। राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा को लेकर इतनी सारी बातचीत हो रही है। अभी 21 जून को प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे बड़े बड़े इवेंट देखने को आपको मिलेंगे। ये सारे इवेंट लोगों के ध्यान से निकल जाएंगे, जो इवेंट प्रधानमंत्री वहां जाने के बाद करेंगे। विजय सर, अंतिम सवाल बहुत संक्षेप में एक जवाब कि राहुल गांधी की चर्चा आज की तारीख में कांग्रेस से ज्यादा या बाकी लोगों से ज्यादा भाजपा कर रही है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि जो भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि लोग अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं, वो भाजपा उस मैसेज को मान चुकी है और उसके लिए उसको उसको ये जो चिंता है, उसकी वजह से वो राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और राहुल गांधी का प्रचार भी कर रही है साथ में? बहुत संक्षेप में जवाब सर। 1.5-2 साल से आप देखिए, पहले क्या होता था कि बीजेपी एजेंडा सेट करती थी, लोग उस पर आर्गू करते थे। अब राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं और उस पर अपोजिशन जो है वो बहस कर रहा है। तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन इश्यूज को उठाया है वो बड़े कोर इश्यूज हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी पे उठाया है सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन पे, लोगों की बेरोजगारी पे, महंगाई पे। अब उस पर बहस हो रही है। इवन अमेरिका में भी जाके उन्होंने इन्हीं सब चीजों पे फोकस किया है। तो वो अब तो राहुल गांधी ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उस पर ये लोग बहस कर रहे हैं। और दूसरा, ये बात सही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आरएसएस जो कहती है और करने में बड़ा फर्क होता है। तो अब और वो अपने पे ब्लेम भी नहीं लेना चाहती। तो वो जो ये संख्याओं का हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं, देखिए वो हिंदुत्व छोड़ के वो कौन सी राजनीति करेंगे? हिंदुत्व तो उनका रहेगा ही, लेकिन चूंकि कर्नाटक में बजरंगबली का इशू फेल हुआ है, तो वो थोड़ा ध्यान इधर करने के लिए कि नहीं, केवल हिंदुत्व के भरोसे नहीं और कुछ हमको और करना होगा। और जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 23 तारीख को पटना में अपोजिशन की बैठक है, तो एक चीज और मेरा अपना मानना है कि अपोजिशन का फिर पब्लिक के लिए 2024 में पब्लिक के सामने जाने के लिए एजेंडा क्या होगा, उनके पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम क्या होंगे, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी राज जी।